विश्वकर्मा सर जिनकी ओजस्वित ऊर्जा संपन्न सहयोग संस्था को मिला है और विद्यार्थियों के प्रति जो समर्पण भाव था हम लोग अभी भी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सर बच्चों को पर्यावरण से संबंधित 2 शब्द जरूर कहने का कष्ट करें। परम आदरणीय प्रधानाचार्य हमारे यशस्वी प्रधानाचार्य जो हमारे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग के सदस्य भी रहे, माननीय सदस्य रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता होगा, जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उत्तर प्रदेश में उसकी एक कमेटी बनती है, उस कमेटी में 10-12 मेंबर होते हैं। उस 10-12 मेंबर में आप भी उनका नाम था। पिछले 4 साल से उसमें सिलेक्शन कमेटी में उनका नाम था। तो ऐसे यशस्वी प्रधानाचार्य जी के साथ मुझको काम करने का बहुत ही शुभ अवसर मिला है और इनका सानिध्य मुझे बहुत ही वरद हस्त के रूप में इनसे प्राप्त हुआ है। ये हमारी जो विचारधारा है उससे बहुत ही मिलती जुलती है। ये भी जो है जो अपने देश के प्रति जो समर्पण की भावना है उसका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ। और अब पर्यावरण के बारे में जो आपको आज बताना है और एक पौधा माँ के नाम से समर्पित होना, ये इस बात का द्योतक है कि हम जो है पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं और ये बहुत ही नितांत आवश्यक है। आपको नहीं मालूम होगा लेकिन मुझे मैं इस बात को आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं आपके उम्र का था तो जब बारिश होती थी, ध्यान से सुनिए, जब बारिश होती थी अप्रैल मई में तो पानी की लड़ी छूटी नहीं थी। 10-12 दिन तक लगातार बारिश होता रहता था। सब लोग यही कहते थे, हे प्रभु कब दर्शन देंगे। सूरज के दर्शन नहीं होते, दिन रात बारिश होती थी। और गोरखपुर का नाम 3रे ग्रेड का जो हिल स्टेशन को गोरखपुर में अंग्रेजों ने गोरखपुर के जो मंडल है, वायुमंडल है, उसको उन्होंने 3रे श्रेणी पर इसको रखा था। जो हिल स्टेशन है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 3रे नंबर पे मुझे अच्छी तरह से याद है जब भी इतनी ज़बरदस्त उमस होती थी, बारिश होना नितांत आवश्यक है। तभी बुजुर्ग यही कहते थे कि बाबू बड़ी उमस बा, पानी बरसिए, भगवान बरसिए। अब पक्का बरसता था। अब आजकल देखिए कितना परिवर्तन हो गया है। इतनी उमस होने के बाद भी पानी की एक बूंद नहीं है। उसका कारण क्या है? इसका कारण ये विकास के नाम पे हजारों पेड़ काट दिए गए। और आपको मालूम होगा जब आप कश्मीर जंगल से होकर के आप गुजरेंगे, वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता है। 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आ जाता है। तो एक पेड़, एक वृक्ष लगाएंगे तो कम से कम 4-5 डिग्री से, वहाँ पे आप धूप में खड़े हुए, पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, कितना सुकून आपको मिल रहा है। एसी और कूलर और फैन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि वो एक वृक्ष लगाएं और साथ वो पौधे को लगा करके उसकी देखभाल करें। ये भी हमारी बहुत बड़ी उत्तरदायित्व है। अगर ये आप करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। मंदिर में मत जाइए, मस्जिद में मत जाइए, गुरुद्वारे में मत जाइए, लेकिन एक वृक्ष का रोप जरूर करिए। और ये बहुत ही बड़ी भावना है, माँ के नाम से आपने निकाला है, उसकी देखभाल आप करेंगे। इसके लिए मुझे बहुत ही फ़क्र है और आप करेंगे। ये बहुत बढ़िया अवसर हमारे प्रधानाचार्य ने दिया है। आज जो है धन्यवाद सर, और आपकी उपस्थिति से हमारा कार्यक्रम एक स्वरूप को प्राप्त हुआ, अच्छे स्वरूप को प्राप्त हुआ। विद्यालय में पर्यावरण, भौगोलिक परिदृश्य, वृक्षारोपण, पौधरोपण, ये संपूर्ण कार्य जिस विषय अध्यापक के कंधों पे रहता है और वो सदैव इस दिशा में, अभी सर देख लिए सारे बच्चे सुबह से उत्साहित होकर के तमाम पर्यावरण के कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद ये वृक्षारोपण का आपके कर कमलों से ऐसे श्रीमान अच्छे लाल जी जो हमारे प्रवक्ता भूगोल हैं, सर से निवेदन है कि 2 शब्द जरूर कहें। या प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में चर्चा तो विश्वकर्मा जी ने कुछ किया है, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये कि जो मैदानों की प्रक्रिया, एक मैदान में एक पेड़ लगा के देखिए, मतलब फील्ड में जाकर आप देखिए, उस मैदान में जाते वहाँ रहिए, एक बार जो पौधे लगाएं वहाँ रखिए। कभी कभी आप जब दोपहर निकलते हैं, 10-11 बजे निकलते हैं, जानते हैं जो अपने विद्यालय का गेट बाएं तरफ है, वहाँ तभी आप 5 मिनट रुक देखिए,
उसका आभास आपको अलग ही लगेगा। और मैदान जानते हैं, अगर दोपहर में जाए किसी में जानते प्रक्रिया आती है तो उसकी प्रक्रिया अलग हो जाती है। तो कम से कम एक पौधा लगाइए, लगाने की प्रक्रिया ये नहीं है, उसको आप देखभाल करिए, हमेशा उसको देखिए, निराई गुड़ाई करिए। इसके बाद पशुओं की प्रक्रिया देखिए, मतलब कोई पशु ना जाए, कोई बकरी भी ना जाए, कोई हम जानते हैं वो नुकसान ना होने पाए। तभी हम जानते हैं जब तक आप देखभाल नहीं करेंगे तब तक जानते हैं तो वो पेड़ों की प्रक्रिया हम जानते हैं आगे बढ़ेगी नहीं। मतलब कुछ सुरक्षा उपायों की प्रक्रिया इस पर दिया जा सकता है, जिसे माना जा सकता है। सबसे पहले जो वनों की सुरक्षा की प्रक्रिया है, सबसे पहले मानते हैं कि उसमें वनों की कटाई जितनी हो उतनी हम जानते हैं, वनों कटाई हम जानते उतना पौधे प्रक्रिया लगाई जाए। अगर 50 पौधे लगाए जा रहे हैं, 50 पौधे हम जानते तभी आप कटा सकते हैं। फिर हम जानते हैं मतलब कहीं भी आप कटाइए, इसके बाद न लगाइए, प्रक्रिया ये हो जाती है कि वहाँ प्रक्रिया खाली हो जाती है, जो हमारी प्रक्रिया है तो समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम जितना करें, कम से कम जितना हम कटाई करें उतना लगाएं। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया में अगर आते हैं, कम से कम ये मान चलिए कि जो वनों की प्रक्रिया है, पौधों की प्रक्रिया है, उनको आग से हमेशा बचाएं। किसी जंगल में किसी प्रक्रिया हम जानते हैं अगर आग लग जाए, ये मानते हैं जो जंगलों की प्रक्रिया हम जानते हैं लगभग वो समाप्त होती है, उसे आग बुझती नहीं जल्दी। किसी जंगलों में देख लीजिए, हम जानते हैं, देखें कम से कम वो कई दिनों तक ले, 2, 4, 10, 15, 20 दिन तक ले, महीनों तक आग चलती रहती है। और प्रक्रिया हम जानते हैं इसके बेहतर नहीं है। तीसरी प्रक्रिया हम जानते हैं सीधे जनसंख्या वृद्धि पे जुड़ा इसी से है। तो जैसे हम जानते हैं जनसंख्या वृद्धि जितनी हमारी बढ़ रही है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा तो हम किधर जा रहे हैं? सबसे पहले हम जानते हैं वनों की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम मतलब वनों की तरफ हम जानते हैं मकानों की प्रक्रिया है। पहले मकानों की प्रक्रिया हम जानते हैं, पौधों काटने के मकान बनाएंगे। अगर जब मकान बन गए तो हमारे पास आवश्यकता होती है हम कृषि करें, और कृषि करने के बाद हम जानते हैं फिर दोबारा कटाई करते हैं। उसे हम जानते हैं, जब आपको बताया गया मतलब आदिकालीन निर्वहन कृषि पद्धति जो हम जानते हैं उसको हम न अपनाएं, उसको रोका जाए। फिर हम जानते हैं कम से कम एक बार कटाई का खेती की जाए, दोबारा की जाए, तिबारा खेती की जाए। इससे मैं जानता हूँ कम से कम प्रक्रिया आपको वनों की समाप्त हो जाएगी। चौथी प्रक्रिया हमारे तहत कम से कम जो वनों को संरक्षण के हम जानते हैं कम से कम कुछ कानून बनाया जाए, मतलब चाहे जो मतलब प्रक्रिया ना चाहे जो उसमें चला जाए।